मन की बात की 100वीं कड़ी का हुआ प्रसारण। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से देशवासियों के साथ अपने विचार किए साझा। कहा, मन की बात करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का है प्रकटीकरण। पीएम ने कहा, यह कार्यक्रम देशवासियों की अच्छाइयों और सकारात्मकता का बना अनोखा पर्व। राज्यों के राजभवन में विशेष अतिथियों के साथ सुना गया मन की बात कार्यक्रम। देश भर में 4 लाख से अधिक जगहों पर भाजपा के बड़े नेताओं से लेकर साधारण कार्यकर्ताओं तक ने सुनी मन की बात। कई जगहों पर केंद्रीय मंत्रियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। मन की बात की 100वीं कड़ी का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी किया गया सीधा प्रसारण। दुनिया भर के तमाम देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी देखा गया कार्यक्रम। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के न्यू जर्सी में, लंदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कार्यक्रम में हुए शामिल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने में झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री ने कोलार और चन्नापटना में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कर्नाटक में भाजपा को ही जन समर्थन। पीएम बेलूर और मैसूरू में भी करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं कांग्रेस और जेडीएस समेत सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक भी लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। पंजाब के लुधियाना में रिहायशी इलाके में कारखाने में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत, कई अन्य बीमार। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। खेल की खबरों में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रचा इतिहास। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली बनी पहली भारतीय जोड़ी। आज होगा फाइनल मुकाबला। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए मन की बात कार्यक्रम आस्था, पूजा और व्रत है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। प्रसारण की दुनिया में 30 अप्रैल 2023 एक ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां अंक प्रसारित हुआ। मन की बात की 100वीं कड़ी में इस अनूठे कार्यक्रम के सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देश की सकारात्मक ऊर्जा का पर्व बताया, जिससे हर भारतवासी जुड़ गया। हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने पहली बार इस राज से पर्दा उठाया कि मन की बात उन्होंने क्यों शुरू की। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद जब गुजरात से वे दिल्ली आए, इस पद से जुड़ी जिम्मेदारियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण वे आम लोगों से आसानी से नहीं मिल पाते थे और यह उन्हें बहुत खल रहा था। प्रधानमंत्री की ही शब्दों में जनता ही उनकी सब कुछ है, भगवान है, और उससे ही कट जाना उन्हें मंजूर नहीं था। और तब मन की बात एक नई रोशनी बनकर आई। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था,
खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे मन की बात का सफर आगे बढ़ता गया, वह एक जन आंदोलन बनता गया। फिर चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान हो, या सेल्फी विद डॉटर, स्वच्छता अभियान हो, या पर्यटन स्थलों को अपनाने की बात, या फिर खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति पुनर्जागरण, मन की बात से निकले आह्वान को जनता ने हाथों हाथ लिया। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। मन की बात के 100वें अंक के सफर के भावुक पलों को प्रधानमंत्री ने याद किया। उन्होंने कहा, जनता का इतना प्यार इस कार्यक्रम को मिला। दूर सुदूर क्षेत्रों के लोगों की प्रेरणास्पद कहानियां सुनकर और देशवासियों के साथ साझा करते हुए वे कई बार इतने भावुक हो गए कि आकाशवाणी की टीम को कुछ अंशों को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा था। आज जब इसका 100वां अंक प्रसारित हुआ है, तो यह भारत के लोगों की दिव्यता का, भारतीयता का और भारत की संस्कृति का एक अनुपम झरोखा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मन की बात की 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को कार्यक्रम का असली नायक बताया जिनका वो मन की बात में जिक्र कर चुके हैं। पीएम ने उनकी निस्वार्थ सेवा, समर्पण और लगन को सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। मन की बात की 100वीं कड़ी में यूनेस्को के अध्यक्ष का विशेष संदेश भी शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को 100वीं कड़ी के लिए बधाई दी। मन की बात के 100वें अंकों के सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में जिन व्यक्तियों का उन्होंने जिक्र किया, वे ही इस कार्यक्रम के असली नायक हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा, समर्पण और लगन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात में जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किए, वे जनता के सहयोग से एक बड़ा आंदोलन बन गए। इस संदर्भ में उन्होंने स्थानीय खिलौनों को अपनाने, श्वानों की स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा देने या अमृत सरोवरों के निर्माण जैसे आह्वानों की बात की। साथियों,
मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। मन की बात की 100वीं कड़ी में यूनेस्को की अध्यक्ष का विशेष संदेश भी एक उल्लेखनीय बात थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को 100वीं कड़ी के लिए बधाई दी और जानना चाहा कि कैसे वे संस्कृति और शिक्षा को केंद्र में रखकर इतना लोकप्रिय कार्यक्रम बना पाते हैं। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑड्रे अजौले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 100वीं कड़ी में देश भर के उन चुने हुए लोगों से एक बार फिर बात की जिनकी निस्वार्थ सेवा और उत्कृष्ट उपलब्धियों का जिक्र वे पूर्व के अंकों में कर चुके थे। इनमें सेल्फी विद डॉटर को दुनिया भर में मशहूर कर देने वाले हरियाणा के सुनील जुगलान, पेंसिल स्लेट उत्पादन को कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित करने वाले जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद, पहाड़ों की दुर्गम ऊंचाइयों की सफाई की मुहिम हीलिंग हिमालयाज चलाने वाले प्रदीप सांगवान सहित कई अन्य व्यक्ति शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा, मन की बात जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित पूजा की थाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मन की बात के 100वें एपिसोड को देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने सुना। इस खास लम्हे का गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मैं भारत और दुनिया भर के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। मैं उन सभी से आग्रह करता हूं जिन्होंने कार्यक्रम को सुना है कि वो उन विशेष पलों की तस्वीरें साझा करें। आप नमो ऐप पर या MKB100 NarendraModi.in लिंक के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड का प्रसारण हुआ। सरकार के कई मंत्रियों ने इस प्रसारण को सुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना। यह जो कार्यक्रम है वह जन संवाद की दुनिया में अपने आप को जन्म है और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना
यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सिजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्मत्त होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूंगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये आध्यात्मिक यात्रा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। इस दौरान भाजपा के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पंजाब के जालंधर में सुनी। इस ऐतिहासिक क्षण के सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता गवाह बने। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने मन की बात का 100वां एपिसोड अमेरिका के न्यू जर्सी में सुना। इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। रेडियो and you have to understand, even people ask me why, and the answer of course is the enormous impact that मन की बात has had. और वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ब्रिटेन के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने लंदन स्थित इंडिया हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना। न्यूजीलैंड में भी लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी को सुना। एक बुजुर्ग महिला प्रधानमंत्री से काफी अभिभूत नजर आई और उन्होंने पीएम को भरपूर आशीर्वाद दिया। ढाका में भारतीय उच्चायोग में मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना गया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों, छात्रों और उच्चायोग के अधिकारियों ने भाग लिया। राजभवन पटना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुना गया। प्रसार भारती की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में पद्म पुरस्कार प्राप्त और ऐसे लोग जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पहले की थी, उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से समाज के ऐसे लोगों को आगे लाने का काम किया है जो आज तक बिना प्रचार और निरपेक्ष भाव से समाज की सेवा करते रहे हैं। प्रधानमंत्री हैज रीडिफाइंड द डेफिनेशन ऑफ हीरोज। अपने देश में हीरोज कौन है, उन्होंने उनकी नई व्याख्या हमारे सामने रखी है और इसीलिए ये मन की बात के द्वारा सबसे संपर्क करना चाहते हैं और सबके संपर्क के साथ ही सबके साथ जुड़ना चाहते हैं। केरल के थिरुवनंतपुरम के राजभवन में मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात इस बात का सबूत है कि कोई नेता अपने प्रेरक शब्दों से देश को किस हद तक प्रेरित कर सकता है। उन्होंने कहा कि मन की बात के माध्यम से कई देशभक्तों की उपलब्धियों और योगदान को आवाज मिली जो हमारे आसपास थे लेकिन अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। इस अवसर पर पद्म पुरस्कार विजेता, मन की बात में वर्णित व्यक्तित्व, राष्ट्रीय बालश्री पुरस्कार विजेता, प्रधानमंत्री युवा योजना के लिए चयनित युवा लेखक, गणमान्य व्यक्ति आदि उपस्थित थे। इन मन की बात
Honorable Prime Minister has been regularly pointing out the achievements and contributions of so many unsung patriots whom even we, the people around them, fail to recognize. Among these numerous stories, the dedication of unsung women and men, some were from our state Kerala. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के कोप्पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस प्रकार के नवाचार के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। Today is a historical day in India's democracy. For the first time, Prime Minister of India is talking to the people, appreciating the effort of a normal citizen, and also advocating various causes like Swachh Bharat, Local for Vocal, etc. continuously through a radio broadcast. Today was his 100th broadcast. I would like to offer our deep gratitude to Prime Minister Narendra Modi ji for such innovation and for galvanizing entire country with pride of being Indian. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चन्नापटना में एक जनसभा को संबोधित किया। हजारों लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक ने भी लंबे समय तक अस्थिर सरकारों का नाटक देखा है। अस्थिर सरकारों में सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए लड़ाई होती है, विकास नहीं होता, और इस अस्थिरता के लिए जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस और जेडीएस हैं। कर्नाटका ने भी लंबे दौर तक अस्थिर सरकारों का नाटक देखा है। अस्थिर सरकारों में सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए लड़ाई होती है, विकास नहीं होता। इस अस्थिरता के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार कांग्रेस और जेडीएस है। ये दिखावे के लिए दो दल है, लेकिन दिल से एक है। ये दिल्ली में साथ साथ रहते हैं, पार्लियामेंट में एक दूसरे का साथ देते हैं। ये दोनों दल परिवारवादी हैं। ये दोनों करप्शन को बढ़ावा देते हैं। इन दोनों दलों को अस्थिरता में अपॉर्चुनिटी दिखती है। और जेडीएस तो जरा देखिए, जेडीएस तो घोषणा करके कहती है कि 15-20 सीटें मिल जाएं तो वो किंग मेकर हो जाएंगे। और आइए अब आपको कर्नाटक के बेलूर लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। देश में जिन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें बची है, वहां उनकी पहचान कांग्रेस नेताओं के आपसी झगड़े से है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। वहां जनता पूरी तरह से त्रस्त है, विकास ठप पड़ा हुआ है। कांग्रेस की सारी गारंटियां वहां कांग्रेस के झूठ का पुलिंदा बन गई है। कांग्रेस के भीतर तो आपसी लड़ाई ही है। कांग्रेस की बी टीम जेडीएस भी सपने देख रही है और जेडीएस जैसे तैसे 15-20 सीटें हासिल करके लूट खसूट में हिस्सेदारी चाहती है।
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಅನೈತಿಕ ಗಠಬಂಧನ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆಡಳಿತದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳ ಒಳಜಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಳಜಗಳದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭ್ರಮನಿರಸನಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಂಠಿತವಾಗಿವೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಂತೂ ಆಂತರಿಕ ಗುದ್ದಾಟ, ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಟ, ಕಾಲೆಳೆಯುವುದು ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ 15-20 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಲೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. साथियों, यहां कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे के विरोधी होने का दिखावा कर रही है. आप 2018 के यानी पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता और जेडीएस नेता के बयानों, उसके पुराने वीडियो निकालकर देख सकते हैं. तब कांग्रेस और जेडीएस के नेता लगातार एक दूसरे को कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे और चुनाव अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस और जेडीएस ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था. कांग्रेस और जेडीएस के बीच ऐसे ही दिखावे वाली लड़ाई चलती रहती है. WWF, नूरा कुश्ती, पार्लियामेंट में भी जेडीएस और कांग्रेस हर मुद्दे पर साथी होते हैं. इसलिए आपको याद रखना है, जेडीएस को दिया आपका हर वोट कांग्रेस के खाते में ही जाएगा. और कांग्रेस को वोट जाने का मतलब है कर्नाटका के विकास पर ब्रेक लगाना. कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कर्नाटका को रिवर्स गियर में ले जाना. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ವಿರೋಧಿಗಳಂತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 2018ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ವಿಡಿಯೋ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೂರುತ್ತಾ, ತೆಗಳುತ್ತಾ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ 2018ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ಪರಸ್ಪರ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿ ಆಗಲೇ ಒಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿಯ ತೋರಿಕೆಯ ಜಗಳ ಯಾವತ್ತೂ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ನೀವು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ನೀಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೋಟ್ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೋಟ್ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಂತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಕಾಸದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು रिवर्स गियर हाकिदंते. साथियों, अब कर्नाटका किसी भी कीमत पर कांग्रेस और जेडीएस को अपना भाग्य नहीं सौंप सकता. जनता के हक के हर एक रुपये में से 85 पैसा कैसे कांग्रेस का पंजा लूट लेता है, ये भी कर्नाटका के लोग जानते हैं. कर्नाटका के लोगों को याद रखना है, कांग्रेस के स्वभाव में ही, व्यवहार में ही 85% कमीशन है. आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आना चाहती हैं. बीजेपी की डबल इंजन सरकार में कर्नाटका में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है. कर्नाटका को देश का नंबर 1 बनाने के लिए बीजेपी सरकार बहुत जरूरी है. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಜನತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೈ 85 ಪೈಸೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ 85% ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ अत्यंत आवश्यकवाಗಿದೆ. साथियों, कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही पार्टियों के साथ एक और यूनिक बात जुड़ी हुई है. कर्नाटका की जो कांग्रेस यूनिट है उसे 24 घंटे दिल्ली में बैठने वाले परिवार की सेवा करनी होती है. उम्मीदवार तय करना हो तो पहले दिल्ली वाले परिवार से पूछो, सीएम तय करना हो तो पहले दिल्ली वाले परिवार से पूछो, फैसला कोई भी हो लेकिन पहले दिल्ली वाले परिवार से पूछो. कांग्रेस में जिसने इस परिवार के सामने घुटने टेके वही कांग्रेस में टिक पाया. दूसरी तरफ कर्नाटका में एक पार्टी जेडीएस भी है. ये पार्टी भी पूरी तरह से एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। कर्नाटक के बेलूर में वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की दिखावे की लड़ाई है, जबकि ये लोग संसद तक हर जगह पर ये मिले हुए हैं। और लगातार प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा ये हम आपको आने वाले बुलेटिन्स में लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।